फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले भागों में निम्मी क्वेश्चन बैंक की चर्चा कर रहे थे। आइए हम इसके आगे देखते हैं कितना है। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया हुआ है, तांबा तथा इसके मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सॉल्युबल ऑयल यानी कि घुलनशील तेल का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लैपिंग टूल। दिए गए चित्र में इस लैपिंग टूल की सहायता से एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस की लैपिंग की जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदलता है। तो यह हो जाएगा 723 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, LCP, इसलिए क्या हो जाएगा लोअर क्रिटिकल पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तथा पुरानी संरचना को बनाए रखना रहता है तथा बारीक ग्रेन्स होंगे, जिसे आसानी से मशीनन करने योग्य बना देता है। तो इसका मशीनन करने योग्य किसका होता है, अनिलिंग। अनिलिंग में मेन पर्पज क्या होता है, सॉफ्टनेस को प्राप्त करना तथा मशीनेबिलिटी में सुधार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनिलिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। तो जब हम ऑस्टेनाइट को तेज़ी से ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, मार्टेनसाइट बनता है। यही प्रक्रिया हार्डनिंग कहलाती है। जब हम मार्टेनसाइट को गर्म करने के बाद उसे पुनः तेज़ी से ठंडा करते हैं तो वह टोरासाइट बनता है। तो वह प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है। यानी कि ऑस्टेनाइट से जब मार्टेनसाइट बनता है तो हार्डनिंग होता है, मार्टेनसाइट से टोरासाइट बनता है तो यह प्रक्रिया टेम्परिंग की कहलाती है। इसलिए इसमें पूछा तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम, जब तेज़ी से ऑस्टेनाइट को ठंडा किया जाता है तो वह मार्टेनसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 156, काटने की क्षमता को जोड़ने वाले स्टील और घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टू कट ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस अंडर स्टील, यानी कि कटिंग एबिलिटी में सुधार करना तथा वियर रेजिस्टेंस यानी घिसाव प्रतिरोधकता बनाना किस प्रक्रिया में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डनिंग। हार्डनिंग की प्रक्रिया जो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट की बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट पर्पज टू द रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड द शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील। चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने की क्या प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है, क्योंकि किए गए जब हम स्टील की हार्डनिंग करते हैं तो स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। अब इसी ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने तथा टफनेस को बनाए रखने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं वह टेम्परिंग कहलाती है। यानी कि इस प्रक्रिया में ब्रिटलनेस को दूर होगा तथा टफनेस आएगा, तो वही प्रक्रिया क्या है, टेम्परिंग है। क्वेश्चन नंबर 158, स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान को एक समय तक रखने के लिए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया सोकिंग टाइम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे किसी भी स्टील को अपर क्रिटिकल पॉइंट या लोअर क्रिटिकल पॉइंट जब हम गर्म करते हैं तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाने के बाद उसी टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए रखा जाता है। जैसे अगर किसी प्लेट की मोटाई 10 mm है तो उसे हम 5 मिनट के लिए सोकिंग टाइम रखेंगे। अगर मान लीजिए हम 1350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए तो वहाँ पे उसको हम 10 mm का है तो 5 मिनट तक छोड़ देंगे। यही जो प्रोसेस है उसको सोकिंग टाइम कहलाता है। यानी कि किसी टेम्परेचर पे पहुंच जाने के बाद कुछ समय तक के लिए छोड़ देना ही सोकिंग टाइम कहलाता है। तो इसमें पूछा था स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान पर एक समय के लिए एक निश्चित टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जो इसकी थिकनेस पर निर्भर करता है। यही समय जो होता है सोकिंग टाइम कहलाता है। क्विंचिंग टाइम, क्विंचिंग क्या होता है, जब उसे ठंडा किया जाता है तो वही क्विंचिंग कहलाता है। 158 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सॉल्यूशन, पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है। सब क्या है, सब क्विंचिंग मीडिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह ठंडा करते हैं, सबसे तेज ठंडा क्या करता है, ब्राइन सॉल्यूशन, और सबसे धीरे ठंडा क्या करता है, हवा।
क्वेश्चन नंबर 160, विशेष मिश्र धातु इस्पात के लिए कौन सी क्विंचिंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? विच क्विंचिंग मीडिया यूज फॉर स्पेशल एलॉय स्टील? जो स्पेशल एलॉय स्टील के लिए हम करते हैं कूल एयर यानी कि ठंडी हवा का इस्तेमाल करते हैं, कूल्ड एयर। 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया जो होती है वह टेम्परिंग कहलाती है, क्योंकि बाकी सभी प्रक्रियाएं एलसीपी से ऊपर या यूसीपी से ऊपर होती हैं, लेकिन एक ही प्रक्रिया है जो टेम्परिंग, जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट यानी 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा टेम्परिंग। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अनिलिंग? अनिलिंग का क्या फ़ायदा है? अनिलिंग की सहायता से हम मशीनेबिलिटी का गुण प्राप्त करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, कटिंग एबिलिटी में सुधार करने के लिए हम हार्डनिंग करते हैं। और तीसरा क्या दिया हुआ है? ग्रेन स्ट्रक्चर में स्टील को सुधार करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और वियर रेजिस्टेंस में सुधार करने के लिए हार्डनिंग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, यानी आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। स्टील घटकों को आंतरिक दोषों को दूर करने की क्या प्रक्रिया है? इंटरनल डिफेक्ट, जैसे हैमरिंग के प्रभाव से आदि प्रभाव से जो इंटरनल डिफेक्ट्स आ जाता है उसको दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया करते हैं। विच की इज यूज टू ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क? टार्क को संचारित करने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं? वुड रफ की। क्वेश्चन नंबर 165, स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़पन, डक्टिलिटी कैसे प्रभावित होती है? जब स्टील की आंतरिक स्ट्रेस से बाकी सब हार्डनिंग के द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाई हार्डनिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166, किस बियरिंग का ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो लेमिनेटेड फेनोलिक्स, ऑप्शन नंबर डी। विच बियरिंग किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? लेमिनेटेड फेनोलिक्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 167 है, बाल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रुप्स बाल रेसेस का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट का सामना करने के लिए ही बाल बियरिंग में रेसेस को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं, डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? जब डबल रो में रोलर बियरिंग लगेगी यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेडियल लोड लग रहा है, तभी हम इस्तेमाल करेंगे। डबल रोलर बियरिंग का उपयोग भारी रेडियल भार को लेने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रिवेंट शाफ्ट सेज्योर। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, इस वाशर का क्या नाम है? देखिए, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर। क्वेश्चन नंबर 171, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सी मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकती है? तो उच्च तापमान और उच्च भार के लिए हम कैडमियम बेस एलॉय बियरिंग्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, इस धातु की कोटिंग विधि का नाम क्या है? इस धातु कोटिंग का विधि का नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 173, लंबे समय तक जंग ना लगने देना, उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए किस धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। आगे देखते हैं, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील। आगे देखते हैं, थ्रस्ट बाल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बाल बियरिंग की सहायता से हम वर्टिकल थ्रस्ट लोड को ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। थ्रस्ट बाल बियरिंग थ्रस्ट लोड। 177 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177,
इस बियरिंग का नाम क्या है? इस बियरिंग का नाम बताना। तो यह निडल बियरिंग होता है। यह जहाँ पे स्थान नहीं होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जहाँ कम स्पेस होता है वहाँ निडल बियरिंग का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। कनेक्टिंग राड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बियरिंग का उपयोग किया जाता है? कनेक्टिंग राड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में हम कॉपर लेड एलॉय का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु का संचालन क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 180 है। जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो हम एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 181। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 182। विच मेटल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन? किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है? तो ऐसा जो होता है निकिल में होता है ऑप्शन नंबर बी। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो यक्स के रूप में यह चिन्हित भाग क्या है? यह बॉल सेपरेटिंग गेज है, यानी जो बालों को अलग करता है। यह जो होता है आउटर रेस होता है, यह जो होता है इनर रेस होता है, और जिसमें बॉल को लगाया जाता है वह बॉल केज होता है। आगे देखते हैं। लाइट लोडिंग और कम गति की एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो कास्ट आयरन की बियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर लाइट लोड और लो स्पीड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 185। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान क्या है? थ्रस्ट बॉल बियरिंग का नुकसान यह होता है कि वह हॉरिजॉन्टल तथा एंड लोड को नहीं ले सकता है। तो कैन नॉट टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट, यानी क्षैतिज एंड थ्रस्ट को नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 186। बॉल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स प्रदान किए जाते हैं? बॉल बियरिंग में गहरे ग्रुप्स प्रदान करने का मात्र और मात्र एक उद्देश्य है, क्योंकि यह अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने में सक्षम होता है। अक्षीय थ्रस्ट को सहन करने के लिए किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल होता है? जो पैरेलल होता है वह थ्रस्ट बियरिंग में होता है। ऑप्शन नंबर सी, थ्रस्ट बियरिंग। हार्ड जनरल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए हार्ड जनरल के लिए एल्युमिनियम एलॉय वाली मिश्र धातु का हम उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत कम सकुशल है? यानी विच बियरिंग मटेरियल लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कास्ट, यानी जिसमें लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का गुण पाया जाता है तथा उस मटेरियल बहुत ही महंगा होता है। तो यह होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड, हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग करेंगे? तो हम टेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं ऐसी दशा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इस चित्र का नाम बताना है। यह जो है सॉलिड बियरिंग है, सॉलिड बियरिंग। सॉलिड बियरिंग। इस बियरिंग का नाम बताना है। इस बियरिंग का नाम जो होता है वह क्या है? थ्रस्ट बियरिंग। ऊपर वाला क्या था? सॉलिड बियरिंग। यह है थ्रस्ट बियरिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। इस बियरिंग का नाम बताना है। तो यह जो है स्प्लिट बियरिंग है, स्प्लिट बियरिंग। यक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है। यक्स के रूप में चिन्हित भाग है जो बॉल केज है, इसके अंदर बॉल को लगाया गया है, इसलिए बॉल केज है। यह जो होता है उसका आउटर रेस होता है या इनर रेस होता है, या बीच में जो होता है रोलिंग एलिमेंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 195। किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल रोलर बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 196। किस प्रकार के बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार को उठाने के लिए बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, यानी हाइट गेज लगा हुआ है इसमें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। क्वेश्चन नंबर 199। किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं स्नेहक का गुण होता है? तो ऐसा जो होता है सिंटर्ड एलॉय में होता है। ऑप्शन नंबर बी। सीमित जगहों पे किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जहाँ जगह बहुत कम होता है वहाँ हम निडल बियरिंग का उपयोग करते हैं, निडल बियरिंग।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे। तथा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी आर्मिनल, DMRC, सेल, भेल, गेल किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह मिनी क्वेश्चन बैंक आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी प्रश्नोत्तरी से फंसते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।